हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वर्गीकरण का सेकंड आधार। और सेकंड आधार के जितने भी प्रकार हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे हम लोग मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का हम पुनः वर्गीकरण करेंगे। और पुनः वर्गीकरण के अंदर इसके दो प्रकार होते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाला फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके देखिए, जिसमें मैंने बताया था इसका इंट्रोडक्शन और इसका वर्गीकरण। और वर्गीकरण का जो सेकंड आधार था, इसके प्रकार होते इसको मैंने रहने दिया था, जो कि आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जहाँ पर हम सेकेंड आधार देखते हैं जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर। और दोस्तों इसमें हो जाएगा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, जिसमें से पहला पढ़ते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड। दोस्तों मोनो का मतलब होता है यहाँ पर एक। मोनो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एक। दोस्तों इसके अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जिनका हम जल अपघटन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। मतलब एक छोटी सी इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की जिसको ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को और अधिक यौगिकों में विभाजित या जल अपघटित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। समझ में आ चुका है आपको? मतलब जिनको हम ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, तो ये इसकी आधुनिक डेफिनेशन थी जो कि कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर भी एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, जो कि एक एल्डिहाइड और कीटोन अथवा एल्डिहाइड दोनों में से कोई एक। मोनोसेक्राइड होते इसके अगर बात करेंगे सामान्य सूत्र की दोस्तों, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। CnH2nOn। एन क्या है? तो एन यहाँ पर संख्या है जो कि है 3 से 7 तक। दोस्तों अगर बात करेंगे मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड होते हैं वो लगभग 20 मोनोसेक्राइड प्रकृति के अंदर उपलब्ध हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 मोनोसेक्राइड होते हैं प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण आप समझ सकते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? मोनोसेक्राइड। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। दोस्तों जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनका वर्गीकरण हम करते हैं, तो इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो कार्बन परमाणु व क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसके दो प्रकार हैं, एक है एल्डोस और दूसरा है कीटोस। वैसे आपको नाम से ही क्लियर है, अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझा होगा। ठीक है, तो एल्डोस का मतलब आप समझ सकते हो कि जिनके अंदर, मतलब ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं तो उनको कहा जाता है एल्डोस। और जिनके अंदर कीटोन समूह उपस्थित होता है तो उनसे हम क्या कहते हैं? कीटोस कहते हैं। अब एल्डिहाइड समूह क्या होता है? तो एल्डिहाइड समूह दोस्तों होता है CHO। ठीक है, और कीटोन समूह क्या होता है? तो कीटोन समूह होता है C+O। इसको बोलते हैं, दोनों तरफ कार्बन आएंगे और C+O, ये हो जाएगा आपका कीटोन समूह। अब इसके अलावा समझिए आगे, सामान्य कार्बोहाइड्रेट के जो नाम होते हैं उसके अंत में ओस, मतलब ये अनुलग्न होता है, ओस लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन की संख्या यहाँ पर लिखी गई है, सामान्य नाम लिखे गए हैं, और इसके एल्डिहाइड के आधार पर लिखा गया है और फिर कीटोन के आधार पर लिखा गया है। जिसमें देखिए कार्बन की संख्या 3, 4, 5, 6। 3 के हम लिखते हैं ट्राई। सामान्य नाम लिखते समय आपको क्या करना है? पीछे ओस लगाना है, तो ट्राई प्लस ओस तो ट्रायोस हो जाएगा। अब एल्डिहाइड के हिसाब से क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायोस के आगे एल्डो जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? एल्डो। एल्डिहाइड के लिए एल्डो जोड़ देना है। और कीटोन के लिए आपको किसको जोड़ना है? कीटो को जोड़ना है। तो देखो 3 के लिए हम लिखते हैं ट्रायोस, एल्डिहाइड के संदर्भ में लिखेंगे तो एल्डो ट्रायोस, कीटोन के संदर्भ में लिखेंगे तो कीटो ट्रायोस। 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा, और ओस जोड़ देंगे तो टेट्रोस हो जाएगा, टेट्रोस ओस। ठीक है, पीछे आ रहा है अनुलग्न। अब एल्डिहाइड के संदर्भ में लिखेंगे तो एल्डो टेट्रोस, और कीटोन के संदर्भ में लिखेंगे तो कीटो टेट्रोस। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, पेंट के पीछे ओस जोड़ो तो पेंटोस। ओके, एल्डिहाइड के संदर्भ में एल्डो पेंटोस, कीटोन के लिए लिखेंगे तो कीटो पेंटोस। 6 कार्बन संख्या के लिए हम लिखते हैं हेक्स, और हेक्स प्लस ओस हेक्सोस। एंड एल्डिहाइड के संदर्भ में लिखेंगे तो एल्डो हेक्सोस, कीटोन के संदर्भ में लिखेंगे तो कीटो हेक्सोस। डन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, एक है कीटोन के लिए और दूसरा है एल्डिहाइड के लिए।
देखिए यहाँ पर है CHO, ये है आपका एल्डिहाइड समूह, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O जो कि दोनों कार्बन के मध्य है। ठीक है, ये कार्बन है CH2 के मध्य C डबल बॉन्ड O जो कि एक कीटोन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी। दो OH को हम लिखेंगे डाई और OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, तो दो के लिए डाई और हाइड्रोक्सी। तीन कार्बन है और बीच में कीटोन है, तो क्या हो जाएगा एसीटोन, या इसका दूसरा नाम हो जाता है ग्लिसरॉस। ठीक है, ग्लिसरॉस, ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉस है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। OH समूह की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से नाम होता है दोस्तों राइबोस। अब यहाँ पर देखिए OH OH OH, CH के साथ में 3 OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHOH होल ट्राइज, मतलब कि CH होंगे वो भी 3 है, OH भी 3 है। इसको वापस ऐसे कैसे लिख देंगे CH2OH, तो छोटा सूत्र हो जाएगा, बाकी मैंने इसको ओपन करके लिखा है। ठीक है, तो ये पेंटोस हो जाएगा, जिसमें कितने कार्बन की संख्या है 5, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटोस। यहाँ पर 3 है, हालांकि ट्रायोस भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, सेकेंड प्रकार हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड की हम बात करते हैं तो इनका अगर हम जल अपघटन करेंगे तो मोनोसेकेराइड इसमें हमको मिलेंगे 2 से 10 तक। कहाँ से मिलेंगे, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मोनोसेकेराइड होंगे जो कि 10 2, अगर इनको हम मिला देते तो वो बन जाते हैं ओलिगोसेकेराइड। जब इसको तोड़ेंगे तो हमको संख्या में 2 से 10 तक अगर मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं तो हम इसको कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड दोस्तों होता है, इनका वर्गीकरण हम करेंगे आगे जल अपघटन के आधार पर। तो मुख्य रूप से हमको यहाँ पर 3 तरह के देखने को मिलते हैं। एक होगा डाइसेकेराइड, दूसरा होगा ट्राइसेकेराइड, तीसरा होगा टेट्रासेकेराइड। वैसे आपको नाम से ही क्लियर है, डाइसेकेराइड का मतलब क्या, जिनका जल अपघटन करेंगे तो यदि 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है तो इसको हम लिखेंगे डाइसेकेराइड, या इसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में जो 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त हुई है वो दोस्तों या तो वो समान होती है या फिर वो भिन्न होती है। यदि दोस्तों समान होती है तो किस प्रकार से होंगे और भिन्न होती है तो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, वो इसके उदाहरण में हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड हो जाता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड के अंदर हम समझेंगे कि यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हमको 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड होता है, इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों रेफिनोस, और रेफिनोस का सूत्र हो जाएगा अणुसूत्र C18H32O16। डन, ये इसका हो जाएगा अणुसूत्र। नेक्स्ट हो जाएगा टेट्रासेकेराइड। नाम से क्लियर है, टेट्रा मतलब 4, मतलब जैसे हम इसका अपघटन करेंगे तो दोस्तों हमको 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रासेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोपस। इसका अणुसूत्र हो जाएगा कार्बन 24, हाइड्रोजन होता है 42 है, और ऑक्सीजन कितना है 21 है। ओके, अब हम समझते हैं जो डाइसेकेराइड है उसमें अगर 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होती है तो समान होती है या फिर भिन्न होती है, तो कैसे होगी वो समझते हैं इसका जल अपघटन करके। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों जो मोनोसेकेराइड होता है इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि हो जाएगा माल्टोस। यदि दोस्तों माल्टोस के अणुसूत्र की बात करेंगे तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, और ऑक्सीजन 11 है। अब इसका हम जल अपघटन करेंगे, जल मतलब जल जोड़ेंगे, जल अपघटन करते हैं तो ये टूटता है एक तो ग्लूकोज में, और दूसरा भी क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज। अब यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इसका हमने जल अपघटन किया जिसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हुई है, और वो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है वो समान प्रकार की है जो कि ग्लूकोज। ठीक है, सेकंड उदाहरण हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज की बात करेंगे तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 हो जाएंगे। इसका हम जल अपघटन करेंगे तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इनमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक है आपका ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, हालांकि अणुसूत्र दोनों का सेम ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट लैक्टोज। लैक्टोज होता है वो भी आपका एक डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड इसका हम अपघटन करेंगे जल अपघटन तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। दोस्तों
ये भी यहाँ पर हमको 2 मोनोसेक्राइड इकाइयाँ भिन्न प्रकार की मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर इसका सूत्र अणुसूत्र देख लीजिए आप लोग। गैलेक्टोज का जो ग्लूकोज होता है ना और गैलेक्टोज दोनों का अणुसूत्र सेम ही है। यहाँ पर जितने भी हमको मिले जिनका अणुसूत्र सेम ही है, ठीक है। ग्लूकोज का याद रखिए, तो गैलेक्टोज फ्रक्टोज सबके अणुसूत्र होते हैं वो सेम हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इनके भी अणुसूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीसेक्राइड, तीसरा प्रकार की हम बात करेंगे तो ओलिगोसेक्राइड में हमको लास्ट 10 तक मिल रहे थे मोनोसेक्राइड की इकाई जल अपघटन से। यदि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ प्राप्त होगी तो फिर इसको हम रखेंगे पॉलीसेक्राइड के अंदर। ओके, तो पॉलीसेक्राइड के जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में या अत्यधिक मात्रा में हमको मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, जो कि 10 से अधिक प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड होता है, इसका सामान्य सूत्र दे रखा है C6H10O5 होल्स n की जगह पर अत्यधिक संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर संख्या हो जाएगी इसके पूरे अणु सूत्र की। तथा ये जो होता है पॉलीसेक्राइड वो दोस्तों अशर्करा है। इसका मतलब होता है ये मीठे नहीं होते, ठीक है, मीठे नहीं होते, अशर्करा होती है। जो बेसिकली शर्करा होती है कैसे मीठे होती है स्वाद में, ओके, तो ये कैसे होते हैं पॉलीसेक्राइड होते हैं वो अशर्करा, मीठे नहीं होते। उदाहरण की मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसके उदाहरण हो जाएंगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद। दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्च और सेलुलोज होता है ये ग्लूकोज होते हैं, इसके बहुलक होते हैं। और दोस्तों ये पादपों के अंदर होते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद ये सारे कहाँ होते हैं, पॉलीसेक्राइड पादपों के अंदर होते हैं। डन, तो ये था आपका जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वर्गीकरण। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी दे रखे हैं जो कि अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वापस से हम पुनः इसको वर्गीकरण करेंगे। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अपचायी शर्करा होती है और दूसरा होता है अनअपचायी शर्करा। अब इसको हम पढ़ते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इतना ले सकते हो दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को पुनः वर्गीकरण करेंगे। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अपचायी शर्करा जिसको रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और सेकंड होता है अनअपचायी शर्करा जिसको नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। वैसे आपको नाम से क्लियर है, अपचायी शर्करा मतलब जो कि अपचयित हो जाते हैं, और नॉन अपचायिक यानी कि जो अपचयित नहीं होते हैं। जैसे कि हम अपचायी शर्करा की बात करेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग, विलियन तथा टॉलन अभिकर्मक होते हैं उसको अपचयित करते हैं। ये बेसिकली आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, एक फैलिंग विलियन होगा और दूसरा होगा टॉलन रिएजेंट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, अपचायी शर्करा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी मोनोसेक्राइड मैंने आपको पढ़ाए है ना, तो सभी मोनोसेक्राइड होते हैं वो अपचायी शर्करा जो कि रेड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि। इसके अलावा वे डाइसेक्राइड जिनमें मोनोसेक्राइड के अपचायी समूह मुक्त होते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी डाइसेक्राइड होंगे उनके जो मोनोसेक्राइड होंगे उनके अपचायी समूह कैसे होंगे, फ्री होंगे, मुक्त होंगे, आबंधित नहीं होंगे। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एक तो माल्टोज और दूसरा हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड जो कि है अनअपचायी शर्करा जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग जो विलियन होता है और टॉलन अभिकर्मक होता है इसको अपचयित नहीं करते, तो इसके आधार पर इसका नाम है अनअपचायी शर्करा। जो कि ये फैलिंग विलियन होगा और टॉलन रिएजेंट होता है इसको अपचयित नहीं करते। और साथ में डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड का जो अपचायी समूह होगा वो कैसा होगा, बॉन्डेड होगा, आबंधित होता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे आपके कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे अब जो मोनोसेक्राइड होता है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि ग्लूकोज होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।